गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन में। तो डियर स्टूडेंट, जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं यह कोई टॉपिक नहीं बल्कि एक कंप्लीट मैराथन क्लास होगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ऐसे बच्चों के लिए जो रेलवे की परीक्षा देने वाले हैं। जैसे कि एनटीपीसी में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के देखने को मिलते हैं और ग्रुप डी में जनरल साइंस के जो 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पूरी कंप्लीट मैराथन क्लास होगी पूरी जनरल साइंस की। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अगर 2 बार देख लेते हैं तो आप अनुभव करेंगे, आप एक कॉन्फिडेंट का अनुभव करेंगे कि आप जनरल साइंस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इवन काफ़ी अच्छा ही नहीं, 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो बिना देरी किए सीधा जो है वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन हमने इसलिए चूज किया है कि वन लाइनर क्वेश्चन में टाइम कम लगता है इस वीडियो को जो है कंप्लीट करने में, और साथ ही साथ कंटेंट ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको आप कम से कम 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, तो आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप याद रखिएगा अरस्तु जीव और जंतु विज्ञान दोनों के जनक हैं। जबकि अगर वनस्पति पूछा जाएगा, स्पेशली वनस्पति पूछा जाएगा, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। तो जीव और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। चलिए सेकंड वन लाइनर पर बढ़ते हैं। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था अगर पूछा जाता है तो लैमार्क जो कि फ्रांस के रहने वाले थे एवं ट्रेवियनस जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। इन दोनों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगर पूछा जाता है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था तो लैमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक अभी हमने आपको इसके पहले बताया कि थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाता है रसायन विज्ञान का जनक कौन है तो लेवोजियर जो हैं वो रसायन विज्ञान के जनक हैं। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव का विकास, उसके इतिहास और परंपराओं से संबंधित जो विषय होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ग्राहम का गैसों के विस्तरण के जो नियम थे उसने किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। गैसों के विस्तरण के नियम का प्रतिपादक अगर आपसे पूछता है यानी उनके देने वाले कौन हैं उस नियम को, तो ग्राहम थे। और ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो केपलर किए थे। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था तो आइंस्टीन ने दिया था, जो कि ऊर्जा का एक समीकरण होता है E बराबर mc²। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी अगर पूछा जाता है तो गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन थे। प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था तो ह्यूगो डिब्रीच ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी परिवर्तन जो है बहुत टाइम में नहीं होता है, अचानक से होने वाला परिवर्तन जो जेनेटिक हो जाए वो उत्परिवर्तन होता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, या प्राकृतिक वरणवाद भी इसको बोलते हैं। तो दोनों नाम, नेचुरल सिलेक्शन इसका इंग्लिश वर्ड है और प्राकृतिक वरणवाद इसका जो है हिंदी वर्ड है। तो डार्विन ने इसको दिया था। और विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे तो चार्ल्स डार्विन थे, जो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। आगे देखते हैं। आगे हैं आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर के पौधों पर किया था, जो कि अगली लाइन में आपको यहाँ पर बताया गया है। आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। और आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था अगर पूछता है तो W. वाटसन ने कहा था।
अनुवंश की उत्परिवर्तन होता है किसमें होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो बीटल एम टेटम वैज्ञानिक थे जो वन जीन एंड वन एंजाइम थियरी को रिप्रेजेंट किए थे। खून का रंग लाल होता है किस कारण से, तो हीमोग्लोबिन जो हीम नामक प्रोटीन जो हीम नामक वर्णक और ग्लोब्यूलर नामक प्रोटीन होता है जिससे मिलता है हीमोग्लोबिन, और उसी की वजह से रक्त का रंग लाल होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन भी करता है हमारे शरीर में। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है, आयरन होता है यानी लोहा होता है। हीमोग्लोबिन का यौगिक क्या है, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका, तो प्रोटीन का एक यौगिक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, खून का थक्का नहीं जमता किसके कारण से, मतलब क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों में खून का थक्का नहीं जमता है, तो एक रोग होता है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में होता क्या है कि ये आनुवंशिक रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। तो महारानी विक्टोरिया के समय से ये रोग जो है प्रचलन में आई है, और इस रोग में क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है, तो हिपेरिन नामक एक प्रोटीन होती है जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देती है। आप देखते हैं जब आपको कहीं कट या कहीं पर लग जाता है, घाव हो जाता है, तो ब्लड जो बाहर बहता है हवा के संपर्क में आता है और वो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, जबकि हिपेरिन जो शरीर के अंदर पाई जाती है उसके कारण ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। आगे देखते हैं, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो किसके द्वारा होता है अगर पूछा जाए तो यकृत के द्वारा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। क्या है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनता है। चलिए आगे देखते हैं, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है अगर आपसे पूछा जाए तो प्लीहा या स्प्लीन बोलते हैं इसको, वहाँ प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, वहाँ पर जाकर वो नष्ट हो जाते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो विटामिन के सहायक होती है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा में जल कितने परसेंट होता है, तो 90% प्लाज्मा में जल होता है। और रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% जल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। और 3 अवस्था तो आपको ज्ञात है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन पदार्थ की एक अवस्था के विषय में और बताया गया है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जो इन तीनों से थोड़ा भिन्न होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या कहलाती है, अभी इसके पहले बात की गई थी, आयरन यानी लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है, प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। आगे देखते हैं, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर। तो बात की जाए तो ब्लड बैंक को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह कुल 4 होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। और रक्त समूह के अंदर RH फैक्टर भी होते हैं जो कि पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, RH प्लस RH माइनस। रक्त समूह के जो खोजकर्ता थे उनका नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर थे। और सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है, मतलब वो किसी को भी रक्त दे सकता है, लेकिन लेने के लिए इसके पास बाउंडेशन है, हर किसी से नहीं ले सकता है, जबकि दे सबको सकता है। और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है, अर्थात ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी से भी खून ले सकता है, लेकिन हम देखते हैं RH फैक्टर संबंधित हैं, तो रक्त से संबंधित है। अभी हमने आपको बताया कि RH फैक्टर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कुछ परसेंट व्यक्ति, बहुत कम परसेंट RH माइनस होते हैं, मैक्सिमम RH प्लस फैक्टर वाले ही होते हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके देखिएगा आगे क्या है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, तो लैंडस्टीनर एवं वीनर नामक वैज्ञानिक जो RH फैक्टर की खोज करता थे। आगे देखिएगा, रक्तचाप नियंत्रित होता है,
तो रक्तचाप कैसे नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से, एड्रीनल ग्रंथि से रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। एक प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं जिससे जो है ब्लड प्रेशर जो है प्रभावित होता है। आगे देखते हैं, रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी क्या करता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। आपने वैसे भी नॉर्मल वे में कभी सुना होगा कि जब व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है यानी ब्लड का फिल्टर नहीं हो पाता है तो उसे डायलिसिस पे चढ़ाया जाता है, और डायलिसिस में वही प्रोसेस जो किडनी करती है उसी प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। अगर आपसे पूछा जाए वृक्क का भार कितना होता है तो आप याद रखिएगा 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ध्यान में रखेंगे आप, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो पथरी का सूत्र है या पथरी का जो नाम है, रासायनिक नाम है, क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो रक्त हल्का सा क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7.4 होता है। और जिस भी चीज़ का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 होगा तो वो उदासीन होगा। चूँकि यह 7.4 है, 7 से हल्का सा ज़्यादा है, तो रक्त का पीएच मान हल्का सा क्षारीय होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? अगर आपसे पूछा जाता है तो स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किए थे। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो शिरा। और दूसरी बात ध्यान में रखेंगे, शिरा हमेशा अशुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। इसका एक अपवाद होता है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त होता है। बाकी शिराओं का काम क्या होता है? पूरे शरीर से हृदय को लेकर, पूरे शरीर से रक्त को लेकर हृदय में पहुंचाना। और शिराओं में सामान्यतः अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक शिरा ऐसी होती है जिसका नाम है पल्मोनरी शिरा, जो कि शुद्ध रक्त को लेकर हृदय में आती है। तो जितनी भी शिराएं होती हैं वो रक्त को हृदय में ही पहुंचाती हैं, आप ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे देखिएगा, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। जितने भी प्रकार की धमनी, महाधमनी या पल्मोनरी धमनी जो भी होगी, वो रक्त को हमेशा हृदय से बाहर शरीर में पहुंचाती है। धमनियों में वैसे तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर होता है। जराविक सेवन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो ऑक्सीजन को कैच करता है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और पूरे शरीर में ब्लड के साथ ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। आगे देखिएगा, आगे है पित्त होता है। पित्त किस प्रकार का होता है? पीले रंग का हल्का सा क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है, जबकि अभी हमने आपको बताया ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है। और अगर आपसे पूछा जाए पित्त किससे स्रावित होता है, तो लीवर यानी यकृत के द्वारा स्रावित होती है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि पित्त जो है वो पित्ताशय की थैली में रखा जाता है, लेकिन पित्त बनता किसके द्वारा है? यकृत के द्वारा। ये याद में रखेंगे आप, पित्त यकृत के द्वारा बनता है, लीवर बनाती हैं इसको, लेकिन वो रखा जाता है, एक पित्त की थैली होती है जिसको पित्ताशय बोलते हैं। और आपने सुना होगा पित्ताशय की थैली में कई बार जो है पथरी हो जाती है। पथरी का सूत्र हमने आपको बताया, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे बढ़ते हैं, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए भविष्य में यूज हो सके उसके लिए भंडारित करके रखा रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, पित्त जमा होता है, तो पित्त जमा होता है मतलब रखा जाता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग क्या है? हाइड्रो मतलब जो है फोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब जल से डर लगना। तो कुत्ते के काटने से एक रोग होता है जिससे व्यक्ति को जल से काफ़ी भय महसूस होता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है, आप याद रखेंगे, वायरसेस के द्वारा होता है। और वायरसेस की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? DJ इवानोव्स्की ने की थी वायरस की खोज।
तो अगर आपसे पूछा जाए विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है स्पेशली इस पे जो है केयर करेंगे। रानीखेत बीमारी जो होती है वायरस के द्वारा फैलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में एक रोग होता है फुट एंड माउथ, वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है कि वायरसेस के? तो राइट आंसर होगा विषाणु यानी वायरसेस के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किससे? सेलुलोज की बनी होती हैं। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहाक ने जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज की थी। वायरस की खोज किसने किया था? अभी इसके पहले हमने बात किया था, तो डीजे इवानोवस्की ने वायरस की खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में काफ़ी धीमी होती है। ध्वनि की चाल अगर आपसे पूछता है तो 760 मील प्रति घंटा होता है। और ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु क्या है अगर आपसे पूछता है तो गैसों का मिश्रण होता है। वायु किसका उदाहरण है? गैस का। गैस में विलयन, कुल 8 प्रकार के विलयन होते हैं ना गैस का, लिक्विड में, मतलब 3 प्रकार के जो फेजेज होते हैं पदार्थ के, उन्हीं के हिसाब से उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। आगे देखिएगा, हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, तो याद रखेंगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और सबसे बड़ा मात्रक अगर दूरी मापने की क्या है तो पारसेक एक इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अभी हमने आपको इसके विषय में चर्चा किया था। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? पारसेक कहलाती है। शब्दों पर विशेष फोकस कीजिएगा, अगर क्लियर विजिबल ना हो जो लिखा गया है वो वर्ड, तो आप शब्दों पे विशेष फोकस कीजिएगा। तो हमने बताया कि जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। और जो है प्रकाश वर्ष क्या होता है दूरी का मापने का, वो भी एक जो है इकाई है। जड़ों के रूपांतरण हैं मूली और गाजर। मूली और गाजर जड़ के रूपांतरण हैं। तो तने वाली फसलें और जड़ वाली फसलों के विषय में हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर विजिट कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। आलू और प्याज आपको लग सकता है कि ज़मीन के नीचे ये होता है, ये जड़ होगा, लेकिन ध्यान में रखेंगे आलू क्या है, किसका रूपांतरण है? जड़ नहीं बल्कि तना है। आगे देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती हैं, और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये भी याद आपको रखना है। तो ये 3 चीज़ें एक ही साथ आप कवर करेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती हैं, और यह मास्टर ग्रंथि कहलाती है, और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 वंशानुगत रोग कौन से हैं? तो वर्णानता और हीमोफीलिया 2 ऐसे रोग हैं जो अगर एक बार किसी पीढ़ी में आ गए तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली रोग हैं, यानी वंशागत रोग होते हैं। वर्णानता में क्या होता है कि व्यक्ति लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता, और हीमोफीलिया में क्या होता है व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं जमता जब उसे कहीं पे चोट वगैरह लगती है। तो सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णानता का वर्णन किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए तो हेरनर ने किया था। और किस सन में किया था अगर पूछा जाए? 1876 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक वर्णान व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इसके पहले ही हमने बात किया कि हरा और लाल रंग में वो पहचान नहीं कर पाता है, भेद नहीं कर पाता है। आगे क्वेश्चन क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथ। इसको याद करना बेहद आसान है। थायरॉक्सिन शब्द देखेंगे तो थायरॉक्सिन थायराइड से संबंधित आपको देखने को लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में
HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण वो हल्का सा अम्लीय होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे कि दो चीज, कवक यानी फंजाई, शैवाल यानी एल्गी, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक तीसरा जिसका नाम है लाइकेन। और लाइकेन प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक होता है, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है वहाँ पर लाइकेन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो प्रदूषण का सबसे बेहतरीन संकेतक भी जब पूछा जाएगा तो आप लाइकेन बताएंगे। और ये दो चीज़ों का सहजीवी होता है, कवक और शैवाल का। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। और मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है तो उसका नाम क्या है, टाइलिन एंजाइम होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टांग में टिबिया फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है, आपने सुना होगा। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो अंगुली होती हैं, वो याद रखेंगे आप। भोजन पचाने में सहायक होता है तो भोजन पचाने के लिए एंजाइम सहायक होता है। और एंजाइम की कैसे बनता है, तो अमीनो अम्लों से, यानी एंजाइम की रचना अमीनो अम्लों से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदलता है, अमीनो अम्ल में, मतलब अमीनो अम्ल का बहुलक ही प्रोटीन होता है। और जब प्रोटीन टूटेगा तो किसमें टूटेगा, अमीनो एसिड में ही टूटेगा। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 10 आवश्यक और 10 इसेंशियल एंड 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, उनको भोजन के माध्यम से हमको ग्रहण करना पड़ता है। अनावश्यक क्या होता है, जो अपने आप बॉडी में बनते हैं। और बच्चों में जो है 10 के 10 जो हैं, बच्चों में 10 के 10 चाहिए होते हैं, जबकि वयस्कों में केवल 8 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो इसेंशियल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो माल्टोज होता है। अभी हमने आपको बताया था शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे, प्रोटीन से। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग में जो है यूज करते हैं। आप जानते होंगे जो वर्कआउट ज़्यादा करते हैं वो प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं, तो प्रोटीन क्या करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम और फास्फोरस, ऐसे तत्व होते हैं जो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भोपाल गैस कांड ना 1984 में रिसाव हुआ था। किसका रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, MIC बोलते हैं इसको। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी उसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो कार्बोनेडो को काला हीरा और ग्रेफाइट को काला शीशा बोलते हैं, जो कि दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। आगे देखिएगा, जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं। एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है, मुख्य रूप से तो पत्ती होता है, बट हरे पार्ट जितने होते हैं वो सब प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जैसे कि अगर कोई पौधा का जो है तना भी हरा है और वो अभी उसका जो है काफ़ी दिन का पौधा नहीं है, शुरुआत का पौधा है, नवजात पौधा है, तो उसमें जितने भी हरे पोर्शन होते हैं वहाँ से भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पत्तियों का जो रंग हरा होता है तो वो किसके कारण होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा बताएंगे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और अगर पूछा जाए पत्तियों का रंग पीला क्या होता है, तो कैरोटीन के निर्माण होने से पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, तो कैरोटीन इंपॉर्टेंट है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है, तो मैग्नीशियम मुख्य धातु है। और अगर आपसे इसके पहले हमने जो बताया था कि अगर रक्त के लिए पूछा जाए मुख्य धातु क्या है, तो रक्त के लिए आयरन या जो है लोहा होता है। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जो कि पौधे करते हैं। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेम टू सेम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है।
आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक होती हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इस क्वेश्चन को TGT में भी कई बार पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? तो कई जगह पर आपको नीला देखने को मिलेगा और कई जगह पर लाल, बट लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या है? CO2 लेता है, जल लेता है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन निकलता है, तो CO2 से नहीं निकलता है, बल्कि H2O से जो O होता है वो बाहर निकलता है। मतलब जल से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल, PGA बोलते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो राइजोम क्या होता है? तने का जो है भूमिगत, पादप का भूमिगत प्रारूप होता है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु क्या होता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम होता है, जो दलहनी वाले फसलों में पाया जाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। आगे देखिएगा, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो दो चीज होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण जड़ों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और पत्तियों में फिर भोजन बनता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और फिर वहाँ से जो भोजन बनता है उसे शरीर के अन्य पार्ट तक पहुँचाना होता है। उसके लिए शरीर, मतलब पत्तियों में बने हुए भोजन को हर पार्ट तक पहुँचाने के लिए क्या आवश्यक होता है? किसके द्वारा पहुँचाता है? फ्लोएम। तो जाइलम जड़ से जो है पत्तियों तक जल और खनिज लवण पहुँचाता है, और फ्लोएम पत्तियों में जो संचित भोजन होती हैं या जो निर्मित भोजन होती हैं उसको अन्य पदार्थों तक पहुँचाता है। आगे देखिएगा, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, तो ऑक्जेनोमीटर होती है, जिससे ये पता की जाती है कि तने की वृद्धि किस दर से हो रही है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो लाइसोसोम, ये जंतुओं के विषय में बात की जा रही है। सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? DNA की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे जो DNA की डबल हेलिक्स मॉडल को दिए थे, और DNA की खोज जो है इन्हीं को माना जाता है। वैसे फ्रेडरिक मिस्चर हैं जो न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी, जो कि आगे आपको मिलेगा। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्नबर्ग थे। और DNA और RNA क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? हमने आपको बताया फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। यानी DNA का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो जीन होता है। सबसे छोटी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई जो होती हैं वो जीन होती हैं। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने, जो कि आपको यहाँ पर भी बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। DNA की इकाइयाँ क्या होती हैं? DNA की इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और DNA दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। पुरुष व स्त्री जीन का संगठन होता है, तो पुरुष का X और Y होता है और स्त्री का X और X होता है। कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें आने वाला चाइल्ड जो होगा वो लड़का होगा या लड़की, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष पर ही होती है कि पुरुष में संभावना Y का होता है तो वो लड़का होता है। आगे देखिएगा, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है
22 प्लस वाई। हाँ तो ठीक है, कुल 23 जोड़े होते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो आने वाले बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जिसके कारण। तो 22 जो हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और 23वां जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो 22 ऑटोसोम्स होते हैं जो कि मेल एंड फीमेल में समान होते हैं। 23वां जो है मेल का वाई होता है और फीमेल का यक्स होता है, तो वही निर्धारित करते हैं यक्स वाई के सेंस में। 23वां जोड़ा की जो बात की जाए तो यक्स यक्स और यक्स वाई होता है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा, क्योंकि पिता के गुणसूत्र का अगर यक्स जाएगा, माता के यक्स ओवम के साथ जो है फ्यूज होगा, तो यक्स और यक्स मिलके वो आने वाला जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, वो जो है डॉटर होगी। अगर पिता का वाई जाएगा और माता के यक्स से ही मिलने वाला है, और यक्स वाई मिला के तब बनेगा जो आने वाला चाइल्ड होगा वो सन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये सिद्ध किया जाता है कि जो ये चाइल्ड हैं, कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं कि कोई अपनी जो है आपत्ति करता है कि इनकी ये हमारे पिता हैं और इनकी संपत्ति पर हमारा अधिकार है। तो कई बार जब पिता अपनी इस बातों से मुकर रहे होते हैं तो उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिया जाता है। तो डीएनए अंगुली छाप भी इसको बोलते हैं, उससे मैच कराया जाता है। जब पिता से मैच करता है तो ये श्योर होता है कि वो चाइल्ड जो है उसी फादर का है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग यानी डायबिटीज रोग किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनता है, तो इंसुलिन कहाँ से बनता है? अग्न्याशय द्वारा। अग्न्याशय की बीटा कोशिका होती है, जब वो खराब होती हैं तो उसी के कारण से डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है। ब्रांकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। आगे बढ़ते हैं। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है तो विटामिन सी। जब भी बात की जाती है दूध के विषय में तो एक चीज़ कई बार कहा जाता है कि मिल्क इज अ कंप्लीट जो है डाइट, मतलब दूध एक पूर्ण आहार है, बट एक्चुअल में दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स बोलते हैं। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मलेरिया रोग में कौन अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन बोलते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, तो मानव के यूरिन के द्वारा विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है, जो कि 7 से कम है। तो कई बार डायरेक्ट पूछता है कि अम्लीय होता है 6, तो आप बताएंगे अम्लीय होता है, क्योंकि जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। 7 होगा तो उदासीन होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा, मूत्र का रंग जो है हल्का सा पीला आता है, तो मूत्र का रंग पीला होने का जो कारण होता है तो वो यूरोक्रोम के कारण होता है। मेढक में हृदय होते हैं, मेढक के हृदय में कुल कितने भाग होते हैं? कुल कितने कोष्ठ या प्रकोष्ठ पूछा जाए तो कुल 3 प्रकोष्ठ होते हैं। और मनुष्य में कुल 4 प्रकोष्ठ होते हैं, दायालिन दायानिले बायालिन बायानिले। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होता है। मान लो किसी का जो है वजन 70 किलो है, तो उसके शरीर में जल की मात्रा कितनी होगी? तो 10% मतलब समझ रहे हैं, 7 जो है जल की मात्रा उसकी 7 होगी। 7 किलो 7 लीटर आप कह सकते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन होता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा मनुष्यों में मेरुदंडों से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो कुल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं।
गुणसूत्र की खोज किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे जो गुणसूत्र की खोज किए थे। गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है या किससे होता है, तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होता है। और क्रोमैटिन केंद्र के अंदर पाया जाता है और दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो है हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। तो यही क्रोमैटिन पदार्थ आगे चलकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। मनुष्य में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, तो आप याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ये ध्यान में आपको रखना है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की अगर पूछे बात तो न्यूरॉन होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। न्यूरॉन होती है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। कोशिका शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है पादप कोशिका उन्होंने देखा था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है या कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है, तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो जो है सेक्स सेल्स में होता है, लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, स्तंभकंद, घनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो कौन कौन सा है, स्तंभकंद का आलू है, बंडा केसर है, और जो है घनकंद का प्याज है, अदरक है, हल्दी है। प्रकंद का उदाहरण अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। तो इन सब चीज़ों के कौन से भाग खाए जाते हैं, तो फल भित्ति खाई जाती है। आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य भाग अगर पूछे तो मध्य फल भित्ति खाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो फूल गोभी का फूल खाया जाता है यानी पुष्पक्रम खाया जाता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, कुरकुमिन है, इसका पीला रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है, तो तना है, ये ध्यान में आपको रखना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा अगर आपसे पूछता है तो लैक्टोज शर्करा, लैक्ट मतलब दूध, आप समझते रहिएगा। सबसे लंबा क्रीम कौन सा है, तो टेपवर्म है यानी फीता क्रीम है। आगे देखिएगा, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है, घनत्व उसका बढ़ जाता है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं, तो 746 वाट के बराबर होते हैं, जो कि एक फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, बेहद इंपॉर्टेंट, आप इस पे जो है टिक करेंगे। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कब, यानी कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, आप इसको याद रखेंगे। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा, ये मूल रंग होते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, तो प्रकाश का पूर्वांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं पूछा जाए तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है, तो हरा रंग होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा। तरंग दैर्ध्य ये डिसाइड करती है किस रंग का प्रकाश जो है कितना होगा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। अगर वेधन क्षमता पूछा जाए सबसे ज़्यादा गामा और सबसे कम अल्फा, और अगर आप आयनन क्षमता पूछा जाए तो आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा और सबसे कम गामा। तो जस्ट रिवर्स होता है, अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार के रेस के विषय में अगर बात की जाए तो वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा में, आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा में, ये आपको याद रखना है। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी, तो रिटर्न ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है
तो बैनी आहा पीनाला आप याद रखेंगे या विबग्योर याद रखेंगे। तो बैगनी रंग का जो है सबसे अधिक अगर जब पूछे तो लाल रंग का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछे तो बैगनी रंग का होता है। लाल रंग बहुत दूर से दिखाई देता है, तरंग दैर्ध्य बहुत दूर तक, तरंग दैर्ध्य आप ऐसा समझें, वेवलेंथ बोलते हैं, जो ज़्यादा दूर तक आपको दिखाई दे। तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। देखिएगा, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आंतरिक यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? आकाश काला दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या है? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि सूर्य का प्रकीर्णन हो जाता है, सूर्य के किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो उसके पीछे भी यही कारण है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर समानांतर दर्पण के बीच रखी अगर वस्तु है तो वो उन्नत पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, कैसा? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन तथा सीसा का। हीटर का तार किससे बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइक्रोम का। और बल्ब का फिलामेंट ये तो सभी जानते होंगे, टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे क्या है? विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? तो विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन गैस होता है। ट्यूबलाइट में भरा जाने वाला पारे का वाष्प व आर्गन ट्यूबलाइट में भरा जाता है। तो याद रखिएगा, ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प व आर्गन गैस भरी जाती है, जबकि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फ्यूज का तार किससे बना होता है? सीसा और टिन का, याद रखेंगे। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी के लिए। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी अस्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो आक्जेलिक अम्ल की बात की जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तेल, दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो केशिकत्व के क्रिया के कारण जो है तेल केशिका नली से होकर ऊपर उठता है। हीरा का चमकना तथा मृगमारीच का बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है और ज़्यादा धूप होने पर आपको मृगमारीचिका दिखाई देती है। आगे देखिएगा, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉकेट की गति किस पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। मानव का नेत्र कार्य करता है, कैसा कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखना है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस का काम क्या होता है? प्रकाश को फैला देना, और उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करना। चूंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है ताकि प्रकाश को फैला दे और जो है
आपको क्लियरली दूर की वस्तुएं भी विजिबल हो। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम होना। पूरा डिटेल देखेंगे। नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि दूर दृष्टि दोष मतलब इसमें होता क्या है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि जो किरणें हैं वो एक जगह पर केंद्रित किया जा सके और आसानी से नज़दीक की वस्तुएं देखा जा सके। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित होता है। जबकि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैस होता है उसका कारण क्या है? CO2। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।